नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं को हरा चारा खिलाकर अधिक दुग्ध उत्पादन पाएं। अमरूद के बाग से कैसे लें अधिक फल उत्पादन। हमारे प्रदेश में गाय भैंसों का पालन बहुत से किसान करते हैं, लेकिन इन पशुओं से अधिक दूध उत्पादन लेने के लिए इनको साल भर हरा चारा खिलाना जरूरी है। तो आप पशुओं की किस प्रकार से करें साल भर हरे चारे की पूर्ति, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंदा बानसूर अलवर के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर AK वर्मा। किसान भाइयों राम राम। आज हमारी चर्चा का विषय है कि पशुपालन में हरे चारे का प्रबंधन किसान भाई किस तरह से करें। हरा चारा पशुपालन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। अगर किसान भाई हरा चारा प्रबंधन करने में सफल नहीं होते हैं तो कई बार वो एक सफल पशुपालक भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आजकल हरे चारे प्रबंधन की कमी की वजह से पशुओं में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। क्योंकि पशुओं को जो मुख्य पोषक तत्व मिलते हैं, खनिज लवण या विटामिन्स, वो सामान्यतः उन्हें हरे चारे के माध्यम से ही मिल सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों के पास पूरे साल भर हरा चारा उपलब्ध ना होने की वजह से कई बार पशुओं में इनकी कमी आती है। इन पोषक तत्वों की कमी की वजह से पशुओं में बांसपन की समस्या, बच्चा देने के बाद जेर न डालना, या बच्चा देने के बाद सरसाम की समस्या, या पशु का गर्मी पर ना आना, इस तरह की कई समस्याएं सामने आती हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किसान भाई किस तरह से पूरे साल भर अपने घर पर अपने पशुओं के लिए हरे चारे का प्रबंधन कर सकते हैं। इसके कई विकल्प हैं। एक अजोला बहुत अच्छा विकल्प है हरे चारे के लिए, जिसको किसान भाई पूरे साल भर अपने घर पर उगा सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता होती है या तो आप पॉलीथीन की सीट बिछा करके आप इसको उगा सकते हैं, या फिर आप पक्की खेल बना सकते हैं। इसकी गहराई 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए, लंबाई 10 से 12 फीट और चौड़ाई 3 से 4 फीट होनी चाहिए। इसमें उसके बाद में हमें खेत की मिट्टी डालनी पड़ती है 25 से 30 किलो, और उसके बाद में हम इसमें 5 से 7 किलो पशुओं का गोबर डालते हैं और 1 से 2 दिन तक उसमें पानी भर के छोड़ देते हैं। उसके बाद में हम इसमें बीज डालते हैं। अजोला में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पशुओं का दूध बढ़ाने के साथ साथ कई तरह की समस्याओं को दूर करने में भी सहायक है। एक गाय या भैंस को 2 से 2.5 किलोग्राम प्रतिदिन अजोला खिलाएं। इस तरह से पशुपालक अजोला अपने घर के आसपास उगाकर पशुओं को खिला सकते हैं और अधिक दूध उत्पादन ले सकते हैं। और बीज डालने के 10 से 15 दिन के बाद प्रतिदिन इसमें से 1.5 से 2 किलो अजोला पशुओं के लिए हम निकाल सकते हैं। प्रत्येक पशु को अगर हम 400 से 500 ग्राम अजोला पर डे खिलाते हैं तो उनके लिए पर्याप्त हो जाता है। अगर हमारे पास उत्पादन ज़्यादा है तो हम 1 से 2 किलो तक भी अजोला पशुओं को खिला सकते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरे विकल्प की बात करें तो उसमें नेपियर बाजरा आता है, जिसकी गांठें लगाई जाती हैं, जिसमें एक बार अगर आप उसकी गांठ लगाते हैं 3 से 4 साल तक हरा चारा आप इससे ले सकते हैं। 1 साल में 4 से 5 कटिंग कर सकते हैं आप। और इसका लगाने का तरीका है, एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति की दूरी 3 फीट होनी चाहिए और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी भी 2.5 से 3 फीट होनी चाहिए। किसान भाइयों, आप अपने पशुओं को साल भर हरा चारा खिलाने के लिए नेपियर घास उगा सकते हैं। नेपियर घास की खेती के लिए सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करके तैयार कर ले। उसके बाद उसकी उन्नत किस्मों को लगाते हैं। नेपियर घास की उन्नत प्रजातियां CO1, CO2, CO3, CO4 को लगा सकते हैं।
नेपियर घास लगाने के लिए एक से दूसरे कतार की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए लगाते हैं। नेपियर घास के लिए प्रति हेक्टेयर 40,000 जड़ों की आवश्यकता होती है। नेपियर घास की रोपाई के 70 से 80 दिन बाद पहली कटाई करनी चाहिए। नेपियर घास को एक बार लगाकर कई वर्षों तक आसानी से हरे चारे का उत्पादन किया जा सकता है। इस तरह से एक गांठ से लगभग 40 से 50 फुटान निकलती है। इसकी हाइट भी काफ़ी बढ़ती है, 12 से 14 फीट तक इसकी लंबाई होती है। तो इससे जो चारा की मात्रा है वो काफ़ी हद तक मिल जाती है। तो किसान भाई पूरे साल भर हाइब्रिड नेपियर बाजरा को भी अपने पशुओं के हरे चारे के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक गिनी घास होती है, इसकी भी अगर हम स्लिप लगाते हैं, इसकी स्लिप लगाने का जो तरीका है वो एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति की दूरी 3 फीट, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी भी 3 फीट होनी चाहिए। इसी तरह से जैसे नेपियर घास गुच्छों में बढ़ती है, उसी तरह से इसकी भी जड़ों से गुच्छों का विकास होता है और आगे चलकर इससे भी किसान भाइयों को हरा चारा मिलता है। इस तरह से अगर किसान भाई इन सभी हरे चारों को मिक्स करके अपने पशुओं को खिलाते हैं तो उनमें आने वाली जो पोषक तत्वों से समस्याएं हैं वो नहीं आएंगी और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, बांसपन की समस्या से छुटकारा मिलेगा। तो इस तरह से हरा चारा प्रबंधन डेयरी व्यवसाय के लिए आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई अमरूद के बगीचे लगाकर अच्छा खासा लाभ कमाते हैं और जैसा कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में आप अमरूद के बाग में कौन कौन से कार्यों को करें जिससे कि अमरूद के बाग से अधिक फलों का उत्पादन हो सके, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ प्रवीण। अमरूद में इस समय क्या क्या कार्य किए जाए जिससे कि उसमें जो अपने जो रंग बहार के फल है वो अच्छे से मिल सके, इसके लिए हमें अभी से यदि सावधानियां रखते हैं और ये वैज्ञानिक क्रिया यदि अपन समय पे करते रहे तो अच्छे उत्पादन के साथ में अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अमरूद के बाग में इस समय कई तरह के खरपतवार भी उगाते हैं, तो आप इनका समय रहते नियंत्रण कर अमरूद के पौधों की सावधानी पूर्वक कटाई छटाई करेंगे, तभी आपको अमरूद के फलों का अधिक उत्पादन मिलेगा। अमरूद के पौधों को हम पानी देते आ रहे थे तथा इससे जो अनावश्यक रूप से अवांछनीय पौधे उग गए हैं जिसपे कि कीट व्याधियों का प्रकोप होता है तथा इनके शरण में कीट व्याधि पनपते रहते हैं, तो खरपतवारों का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए हमें अभी भूमि में नमी कम हो, इस दशा में हम या तो कल्टीवेटर चला सकते हैं या बेहतर तो होगा कि अपन रोटावेटर चला दें। रोटावेटर से क्या होगा, एक तो जो खरपतवार है ये भूमि में मिल जाएंगे, इससे ये हरी खाद का काम करेंगे। किसान भाइयों, इसके बाद में आता है कि जैसे खरपतवार नियंत्रण हो गया, उसके बाद में हमें जो पौधे हैं उसे उसमें थाले बना देना चाहिए। अमरूद एक ऐसा फल है जिसमें हल्की यदि कटाई छटाई की जाती है तो उसमें फलों की गुणवत्ता तथा पुष्पन ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए हमें हो सके यदि बड़े आकार के पौधे हैं अमरूद के तो हमें प्रतिवर्ष हल्की हल्की कटाई छटाई कर दे। जो रोगग्रस्त है या कहीं से कोई डाली टूटी हुई है इसे हमें
काट के अलग कर देना चाहिए। किसान भाई इसके बाद में जैसे ही हम कटाई छटाई करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम बोर्ड पेस्ट या बोर्ड मिश्रण का छिड़काव जरूर करें, जिससे कि फफूंद जनित बीमारियों का प्रकोप उस पर नहीं हो, फूलों की मात्रा अधिक आए और उसकी जो गुणवत्ता है अच्छी आए। किसान भाइयों, अमरूद के बाग से मृग बहार में गुणवत्ता युक्त अधिक फलों की प्राप्ति के लिए इस समय बगीचे में बहार नियंत्रण का कार्य करना जरूरी है, तभी आपको अमरूद के अच्छे फल प्राप्त होंगे। अमरूद बारहमासी पौधा होता है जो कि 3 ऋतुओं में अम्बे, मृग और हस्तबहार में फल देता है, तो हमें मृग बहार के ही फल लेना है। तो इसके लिए हमें इस समय सिंचाई रोक देना चाहिए, क्योंकि पौधा सुसुप्त अवस्था में होता है इस समय गर्मी में। तो इसमें यदि सिंचाई रोक देते हैं तो फूल और वानस्पतिक वृद्धि नहीं होती है और पौधा फूड मटेरियल इकट्ठा कर देता है, तथा जब जून जुलाई के महीने में फ्लावरिंग आती है उसके फलों की गुणवत्ता अच्छी होती है। इसके लिए हमें सिंचाई रोक देना चाहिए। और साथ में यदि फ्लावरिंग की स्टेज पे हम 2% से 5% यूरिया के घोल प्रति लीटर पानी में मिला के यदि छिड़काव करते हैं तो उससे ये जो फूल है ये झड़ जाते हैं और फल नहीं बन पाते हैं। तो इससे जो हमें बरसात में जो फल आते हैं वो उसका नियंत्रण हो जाता है। किसान भाइयों, अमरूद के बाग को कुछ कीटों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप इनकी पहचान कर सही समय पर नियंत्रण करके बाग को होने वाले नुकसान से बचाएं। किसान भाई इसके बाद में आता है अमरूद के रोग और कीड़े। अमरूद में कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें प्रमुख कीट है छाल खाने वाला कीड़ा या इल्ली। इसमें क्या होता है कि जो अमरूद का पौधा होता है उसके जो छाल होती है उसमें जाले नुमा बना देती है, जिसमें कि छोटे छोटे चाय पत्ती के दाने जैसे जालों में गुच्छे सा बन जाता है। इसमें यदि आप बारीकी से देखते हैं तो इसमें एक छेद होता है, छेद में इल्ली होती है जो कि तने को खाती है और नुकसान करके खोखला बना देती है पौधों को। इसके नियंत्रण के लिए आप कोई दवा होती है जैसे सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जैसे नुआन है, इसे आप इंजेक्शन की सहायता से इसमें भर दे, या जो पेट्रोल होता है या केरोसिन होता है जिसे आप इंजेक्शन की सहायता से भर दे और ऊपर से कपास लगा के काली मिट्टी से बंद कर दे, तो ये तनाछेदक का नियंत्रण हो जाता है। इस समय वैज्ञानिक क्रिया यदि अपन समय पे करते रहे तो अच्छे उत्पादन के साथ में अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के जो किसान मछली पालन से जुड़े हैं वे अभी अपने पुराने तालाबों को सही कर फिर से उपयोगी बना सकते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ तालाबों में मिट्टी इकट्ठा होती रहती है और जिससे मछलियों में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो ऐसे में पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार कर फिर कैसे बनाएं उपयोगी, चलिए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर राकेश कुमार से। इस समय मत्स्य पालन का जो सीजन है वो स्टार्ट है इस वर्ष के लिए। तो सबसे पहले तो हमें किसान भाइयों को करना क्या है कि अपने तालाब तैयार करें। हमारे जिन किसानों के पास पुराने तालाब हैं और कई सालों से उसकी मरम्मत नहीं कराए हैं, तो तालाब की मरम्मत के लिए पहले आप तालाब से पूरी मछलियों को निकाल लें और तालाब का पानी पूरी तरह से सूखने के बाद
1 फीट मिट्टी निकलवा लें और उस मिट्टी से बांधों को मजबूत कर दें। उसके बाद तालाब में अच्छी तरह से धूप लगने दें और हो सके तो जुताई भी करवा दें। यह कार्य भी आप जून से पहले कर लें। उसके बाद जो सूखा हुआ तालाब है उस तालाब में आपने चूना डालना है। चूना डालने का तरीका होगा 2.5 क्विंटल चूना प्रति हेक्टेयर हम उसके अंदर छिड़काव करेंगे और उस चूने को उस मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद जो तालाब है उस तालाब के अंदर हम 250 क्विंटल गोबर, ताज़ा गोबर जो उसके प्लैंकटॉन्स को बनाने के काम आएगा, वो गोबर हम उस तालाब में डालेंगे और उसके बाद उस तालाब को पानी से भरना शुरू कर देंगे। इसके बाद लगभग 8 दिन बाद वो जो तालाब है उसके अंदर हरियाली आना शुरू हो जाएगी, जिसे हम आम भाषा में या किसान भाई जो हमें कहते हैं कि काई पैदा हो गई है, जो कि मछलियों का खुराक है। वो उसको हम साइंटिस्ट भाषा में बात करें तो प्लैंकटॉन्स बोले जाते हैं, छोटे छोटे पादप हैं। वो पादप तैयार हो गए हैं। उनको बढ़ाने के लिए हम उस तालाब के अंदर में 8 दिन के बाद यूरिया का इस्तेमाल करेंगे। लगभग 1 क्विंटल यूरिया 1 हेक्टेयर तालाब के लिए। इससे क्या होगा, जो प्लैंकटॉन्स हैं उनकी संख्या एकदम बढ़ेगी और तालाब के अंदर बहुत ज़्यादा प्लैंकटॉन्स जो उसका प्राकृतिक भोजन है वो आ जाएगा। वो जो प्राकृतिक भोजन होगा वो मछलियों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बीज डालते हैं मछली का वो होता है हमारा IMC, इंडियन मेजर कार्प, जिसमें कतला, रोहू और मिर्गल। इसके अलावा कुछ हमारी एक्सोटिक मछलियां भी हैं जो विदेशी मछलियां हैं, जिनमें सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प मुख्य रूप से पाई जाती हैं। एक मछली अन्य है बिग हेड कार्प, जो बहुत तेज़ी से अपना ग्रोथ बढ़ाती है। किसान भाइयों को ज़्यादा ग्रोथ तेज़ी से बढ़े इसी में फ़ायदा है। इसके लिए वो अपने जो तालाब है उसके अंदर में ग्रास कार्प मछली और बिग हेड कार्प मछली का पालन जरूर करें। इन मछलियों के साथ फ़ायदा क्या है कि ये मछलियाँ ग्रास खाती हैं, स्पेशली जो ग्रास कार्प है वो ग्रास खाती है और अपने बॉडी वेट का लगभग 40% तक घास खा जाती है। जब वो 40% तक घास खाती है तो उसी रेशो में मलमूत्र भी त्याग करती है। चूँकि जो मछलियाँ हैं वो फूड चेन सिस्टम में सबसे निचले पायदान पे हैं, जो दूसरे जंतुओं का फीकल मटेरियल तक अपने भोजन में इस्तेमाल कर सकती हैं। इस प्रकार से हम अपना जो फीड है, मछली के लिए जो फीड है, उसको भी बचा सकते हैं। यदि मछली तालाब सदाबहार है तो उनमें आमतौर पर जलीय खरपतवार अधिक उगते हैं। तालाब में खरपतवारों का अत्यधिक जमाव मत्स्य पालन के लिए काफी नुकसानदायक होता है, क्योंकि ये खरपतवार पोषक तत्वों का उपभोग करते हैं, जिससे तालाबों में मछली की बढ़वार कम होने लगती है। इसके अलावा ये खरपतवार जंगली मछलियों को आश्रय देते हैं। साथ ही खरपतवार मत्स्य बीज पालन में अवरोध और सूर्य की किरणों को निचली सतह तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए तालाब की मरम्मत के साथ साथ उसके जलीय खरपतवार की सफाई भी गर्मी के मौसम में ही कर लेना चाहिए। खरपतवार का नियंत्रण के लिए बाजार में कई खरपतवार नाशक रसायन मिलते हैं, परंतु खरपतवारों को मजदूरों की सहायता से साफ कराया जाना सबसे उत्तम तरीका है। किसान भाई के साथ मैंने जो यहाँ पे महसूस किया है वो ये है कि वो चूने का, लाइम का इस्तेमाल तालाब को तैयार करने में तो करते हैं, परंतु वो तालाब के अंदर प्रति माह जो लाइम डालना है वो लाइम नहीं डाल पा रहे हैं। अब उसे उनका क्या वो कहा जाए, हम इसमें जागरूकता भी करते हैं, इस तरह के हमारे अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स भी चलते हैं। तो हमें करना क्या है, हर माह हमें लगभग 1 क्विंटल लाइम, 100 किलो चूना 1 हेक्टेयर के तालाब में डालना है, जिससे तालाब में पैदा होने वाली जो गंदगी है वो ख़त्म हो जाएगी और तालाब के पानी का pH मछलियों को पालने के लिए सामान्य हो जाएगा, जिसमें मछलियां आसानी से पल सकती हैं। हमें हर महीने के हिसाब से इसमें हम क्या करते हैं, प्लैंकटॉन्स की संख्या को बढ़ाने के लिए हम तारीख का डिसाइड कर लेते हैं। आसानी के लिए, किसान भाइयों की आसानी के लिए हम क्या करेंगे, 1, 10 और 20 तारीख
3 तारीखें हमें डिसाइड करनी है। 1 तारीख को हमें गोबर डालना है, 10 तारीख को हमें चूना डालना है और 20 तारीख को हमें उसके अंदर लाल दवा डालनी है, जिसे पोटाशियम परमैंगनेट कहते हैं। इससे लगातार मछली पालन जो तालाब है हमारा, उसके पानी की गुणवत्ता बनी रहती है। ये गुणवत्ता बहुत ज़रूरी है ताकि मछलियों का सही से ग्रोथ हो सके। जब ग्रोथ सही होगी तभी मछलियों का वजन बढ़ेगा और ये जो वजन है इसी की उससे हमारा जो किसान है उसके अंदर संपन्नता और प्रोस्पेरिटी आएगी। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रानीसर, जिला हनुमानगढ़ के कृषक चंदन कुमार ने। आप मिर्च की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो चंदन कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जब कभी भी आप मिर्च की खेती करने जाते हैं, चाहे सामान्य मिर्च की हो या शिमला मिर्च की हो, आप उसमें विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े और बीमारियों का आक्रमण हो जाता है, जिससे आपकी फसल अच्छी नहीं हो पाती और आपको इसमें काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ता है। अगर पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ रही है, इसका मतलब आपकी फसल में थ्रिप्स का प्रकोप हुआ है। मिर्च का थ्रिप्स जो है एक इसका प्रमुख कीट है और जब कभी भी इसका प्रकोप होता है तो मिर्च की पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं। तो जब आपके खेत में इस प्रकार का प्रकोप दिखाई दे तो आपको तुरंत एक तो इमामेक्टिन बेंजोएट जो बहुत प्रसिद्ध दवा है 5SG, ये दवा बहुत कारगर होती है और कई कीटों के लिए इसको काफ़ी उपयोगी माना गया है। तो 200 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो मिर्च में थ्रिप्स का प्रकोप कम हो जाएगा। और जब आपके फसल में फल लगने लगते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के फल बेधक कीड़ों का भी प्रकोप होता है। तो जहाँ कहीं भी फल बेधक का प्रकोप आपको दिखाई दे तो सबसे अच्छी दवा है क्लोरांट्रा नीलीप्रोले। क्लोरांट्रा नीलीप्रोले 18.5 SC जो नाम की दवा है, वो 150 मिलीलीटर दवा को 500 लीटर पानी में घोल करके अगर आप प्रति हेक्टेयर छिड़काव कर देते हैं एक बार, तो आपके खेत में फल बेधक की भी समस्या खत्म हो जाएगी। तो अगर सभी समय पर समुचित दवाओं का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपके खेतों में कम से कम समस्या आएगी और आपको आपकी आय में बढ़ोतरी होगी विभिन्न प्रकार के सब्जियों विशेषकर मिर्च के उत्पादन से। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।